चलो, आपसे कहा गया है 3 अंकों की एक संख्या है जिसमें सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के स्थान से दुगना है और संख्या के अंकों का योग 18 है। अंकों के स्थान को बदल दिया जाए तो 396 की कमी आ जाती है। सैकड़े और दहाई के स्थान के अंक का अंतर क्या है? मैं आपको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं जो आपको याद रखना है ना, उसके बाद हम फिर इस सवाल को करेंगे। कंसेप्ट यह है कि अगर 3 अंकों की संख्या हो, लेट से एबीसी, अगर बीच का अंक वही रहे, ए और सी आपस में एक्सचेंज हो जाए, है ना, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा 99 से डिवाइड होगा। और ये जो 99 से डिवाइड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज ए और सी का डिफरेंस होगा। यानी इन दोनों को आप एक्सचेंज करोगे तो जो भी घटाने पर रिजल्ट आएगा वो 99 से डिवाइड होगा और 99 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ए और सी का डिफरेंस होगा। समझे इतनी बात? इसी प्रकार अगर ऐसा हो जाए, है ना, कि आपने मान लीजिए ए बी सी लिखा, सी को आपने स्थाई रखा और इन दोनों को चेंज कर दिया, आपने बी को यहां ए को यहां रखा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा 90 से डिवाइड होगा और जो रिजल्ट आएगा वो ए और सी का डिफरेंस होगा, सॉरी ए और बी का डिफरेंस होगा। तो ये कंसेप्ट काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। अगर एक अंक को स्थायी रख के बाकी के दोनों को बदलोगे तो 99 से डिवाइड, और शुरुआत के मतलब इकाई अंक को छोड़कर दहाई और सैकड़े को बदलोगे सो ऑलवेज 90 से डिवाइड। याद रहेगा इतना? हाँ, चलो, तो अब यहां पे हम समझते हैं जरा कि हमारा सवाल क्या है। आपसे कहा है कि 3 अंक हैं तो हम वही ले लेते हैं ए बी सी, और आपने ध्यान से पढ़ा, इन्होंने कहा कि इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, यानी इकाई और सैकड़ा, यूनिट और 100 प्लेस को चेंज कर रहे हैं, तो इसको चेंज करने पर 396 की कमी आ गई। जब आप इन दोनों को चेंज करोगे, इन दोनों को चेंज करोगे तो हमेशा 99 से डिवाइड होगा। 99 से डिवाइड करा तो 4 आया, और 4 क्या है? 4 ए और सी का डिफरेंस है ना। अब हमें एक बात और पता है, इन्होंने कहा कि इकाई के स्थान के अंक से दुगना है सैकड़े का, सैकड़े के स्थान का अंक 100th प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस का डबल है ना। जबकि मुझे यहां पे डिफरेंस पता है भाई, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, इनमें डिफरेंस है 4 का, जबकि रियल में डिफरेंस, रेशो में डिफरेंस 1 का है, ए से 4 का है, तो 4 का अगर डबल करोगे तो ये 8 होगा, है ना। 4 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो सैकड़े और दहाई के स्थान का अंक का अंतर आपको ज्ञात करना है। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलो, अब मुझे ये बताओ, इन्होंने एक बात और कही कि सभी अंकों का योग 18 है, सबको जोड़ने पे कितना आता है? सबको जोड़ने पे 18 भी आ जाता है। तो भैया 8 और 4 12, तो बचा कितना? 6 बच गया। तो आपको यह भी पता चल गया। अब आपको पूरा पता चल गया तो आपसे कहा है सैकड़े और दहाई का अंतर बताओ, तो सैकड़े और दहाई में कितने का अंतर है? सो द आंसर इज 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, हाँ, क्लियर? अगर इन दोनों को एक्सचेंज करोगे ऑलवेज 99 से डिवाइड एंड द रिजल्ट इज डिफरेंस ऑफ बोथ डिजिट्स, तो आपको पता चल गया कि ये वाला नंबर इसका डबल है, तो रेशो आया 1:2 का, और डिफरेंस 1 का है रियल में दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का है, तो 1 का डिफरेंस है 4 का, 4 का डबल, 4 का 1, तीनों का सम 18 है। 18 में से 8 + 4 12 गया, बचा 6। सो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला सवाल आप सबसे बनना चाहिए, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे सही लग रहा है कि गलत लग रहा है?
बताओ होगा? हाँ, दो और एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैकड़े का अंक इकाई के अंक से दुगना है, इसलिए दो और एक का रेशो। एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? देखो मैं आपको यह बताऊं, ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए हम 5 मीटर की सड़क लेते हैं, या 20-20 मीटर का अंतराल है ना, अगर मैं 40 मीटर की सड़क लेता हूं और 20-20 मीटर के अंतराल पर पौधे लगाता हूं, तो आप समझना भाई, एक पौधा यहां लगेगा, फिर एक 20 मीटर के बाद एक पौधा यहां लगेगा, फिर एक और 20 मीटर के बाद पौधा यहां लगेगा। तो 40 मीटर में अगर 20 मीटर का भाग देंगे तो हमें तो दो ही पता चलेगा, लेकिन पौधे कितने लग रहे हैं? 3। क्योंकि आप जहां से शुरू कर रहे हो, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, वो भी तो काउंट होगा, है ना भाई। ये जो मैथ्स बोलता है ना कि 40 मीटर में 20 मीटर का भाग दे दो, ये बोलता है कि इसको रहने दो, इसके बाद के ये दो, है ना। लेकिन जहां से आप शुरू कर रहे हो वो भी तो काउंट होगा, इसलिए हमेशा एक एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि गणित इसको काउंट नहीं करता जो 0 मीटर पे बैठा है। वो बोलता है कि भैया 20वां मीटर ये है और 40वां मीटर ये है, लेकिन 0 मीटर को भी आपको काउंट करना है, क्योंकि वो इंसान का काम है कैलकुलेट करना। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कि 1 किलोमीटर की सड़क है, तो यह आपका 1 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर। अब सड़क के दोनों ओर पौधे लगाने हैं, यानी उस तरफ भी पौधे लगाने हैं, है ना, तो यह भी आपका हो गया 1000 मीटर। अब मुझे यह बताइए कि 1000 मीटर पर 20-20 मीटर के अंतराल पर पौधे लगाने, यानी 50। लेकिन जो पहला वाला है वो भी तो काउंट होगा ना मेरे भाई, तो 51 पौधे इस तरफ लगेंगे, 51 इधर लगेंगे, और 51 इधर भी लगेंगे, सेम लगेंगे, क्योंकि पूरा 1 किलोमीटर है। तो 51 + 51 टोटल कितने पेड़ लगेंगे? नंबर ऑफ ट्रीज आर 102, 102। हमेशा एक आपको ज्यादा लेना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, कौन पढ़ा रहा है? संतोष? क्लियर मेरे भाई? 102। चलिए और आगे। अच्छा, ठीक है संतोष, देख लेंगे हम, है ना। अच्छा प्रीतेश। हाँ हाँ नेहा जी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसको हम लाइव चला रहे हैं। चलो पढ़ लिया सवाल। जब 335 को 5A7 में जोड़ा जाता है तो 8B2 प्राप्त होता है।
335 में 5A और 7 जोड़ा जाता है तो 8B और 2 प्राप्त होता है, और ये पूरा 3 से विभाजित भी है। ए का महत्तम संभवतः मान क्या है? ए की जगह सबसे बड़ा वैल्यू आप क्या रख सकते हो? ए की जगह बड़े से बड़ा मान आप क्या रख सकते हो, है ना? चलो मुझे एक बात बताओ, 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1। अच्छा एक चीज और देखो, 5 और 3 8 है, मतलब इनको जोड़ने पे हासिल का कुछ नहीं गया होगा। 5 + 3 8 है, अगर इधर से कुछ कैरी होता, उधर से कुछ हासिल का आता तो उस तरफ वो जुड़ता, लेकिन उधर तो 8 का 8 ही है, तो कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे बताओ कि 3 और 1 4 है, ए की जगह बड़े से बड़ा नंबर क्या रखें कि कुछ हासिल का ना आए, है ना भाई? 3 4 5 5 ए और 7, ये 4 कहां से आया? मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है ना, तो ये 4 आ गया। अब मैं यहां खूब से खूब क्या रख सकता हूं? 5, क्योंकि तभी सिंगल डिजिट आएगा, तो ये 9 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, और 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1 इसमें जुड़ चुका है, तभी 3 और 1 4 लिखा है मैंने। तो 4 और 5 9, मतलब भैया सबसे बड़ा नंबर आप ए की जगह कुछ रख सकते हो, सो दैट इज ए। ठीक है, 5 से बड़ा नंबर अगर आपने रखा तो यहां पे भाई मान लो 6 रख दिया, तो 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, पर हासिल होना ही नहीं चाहिए, कैरी फॉरवर्ड होना ही नहीं चाहिए, तो सबसे बड़ा जो पॉसिबल है वो 5 है। ये लीजिए एक और बहुत सुंदर सवाल, 307। अच्छी बात है संतोष। पढ़ो यार, बहुत मजेदार सवाल है, मजा आएगा आपको इसमें। बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल। पढ़ लिया भाई? हाँ, 3 से डिवाइडेड नहीं है क्या? अरे हाँ यार, ये तो ध्यान ही नहीं दिया है, ये पॉइंट में भी मिस कर गए, आप भी मिस कर गए। 3 से डिवाइड भी तो होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे 5 रख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो गलत है भाई। ए की जगह आप 5 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 3 2 और 1 रख सकते हो। 5 अगर आपने रखा तो 5 और 4 9 है, इसमें भाग नहीं जा रहा, तो फिर आप एक काम करिए, यहाँ पे 4 रख के देखिए, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा? 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 और 8 16 और 2 18, अगर ये रखेंगे तो 3 का भाग चला जाएगा, यानी आप यहां पे सबसे बड़ा नंबर 4 रख सकते हैं। हाँ, मैंने भी 3 की विभाज्यता का ध्यान नहीं दिया। यहां पे आप 4 और 4 8 रखोगे, 8 कब आएगा? 8 आएगा तो 8 और 8 16 और 2 हो गया 18, 18 में 3 का भाग चला जाएगा। इसका आंसर करेक्ट करेंगे, आंसर 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, चलो
ये सवाल आपने पढ़ा होगा, 50 डिब्बे 50 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक पत्थर रखता है। भाई सोचो, ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा, ये चौथा, ऐसे करते करते आपको कौन से डब्बे पे जाना है? 50। ये फर्स्ट डब्बा है, और ये कौन सा डब्बा है? ये 50th डब्बा है, 50वां डब्बा है। देखो होता क्या है, पहला व्यक्ति आया, क्योंकि वो पहले नंबर पे आया, तो वो हर डिब्बे में एक एक पत्थर रखेगा, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आएगा, वो हर दूसरे डिब्बे में दो दो पत्थर रखेगा। अगर पहला व्यक्ति आया तो वो सब में एक एक पत्थर रखेगा। दूसरा व्यक्ति आया तो वो दूसरे में दो, चौथे में दो, छठवें में दो, यानी दो के पहाड़े में आने वाली जितने डब्बे की संख्या होगी उसमें सब में दो दो पत्थर रखेगा, ठीक है। हाँ, बात समझ गए। तीसरा व्यक्ति आएगा तो वो हर तीसरे डब्बे में तीन तीन पत्थर रखेगा, तो तीसरे में, छठवें में, ऐसे आप यहां पे करते चले जाओगे। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। तो अब मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे आपसे यहां पे कहा गया है कि 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या क्या होगी, यानी हमें यह सोचना है कि 50वें डब्बे में या 50 किस किस के टेबल में आता है, 50 किस किस के पहाड़े में आता है, यानी मुझे 50 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, फैक्टर्स ऑफ 50 निकालना है। 50 में एक का भाग जाता है, 50 में दो का भाग जाता है, 50 में पांच का भाग जाता है, 50 में 10 का भाग जाता है, 50 में 25 का भाग जाता है, और 50 में खुद 50 का भाग जाता है। भाई पहला व्यक्ति अगर हर डब्बे में पत्थर रखेगा तो 50वें तक पहुंचेगा। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डब्बे में पत्थर रखेगा तो 50 के पहाड़े में आएगा। पांचवा व्यक्ति हर पांचवें डब्बे में पत्थर रखेगा तो 50 के पहाड़े में आएगा। 10 के पहाड़े में भी 50 आता है, 25 में भी, 50 में भी। तो 50, 60, 70, 80, ठीक है। 50 हो गया, 60 हो गया, 70, 80, 90 और 3 93। तो 50वें डब्बे में 93, 93 पत्थर होंगे। और नहीं तो मैंने आपको एक बात और कही थी कि अगर आप 50 के गुणनखंड निकालोगे तो 2 गुणा 5 का स्क्वायर, 2 की घात 1 है तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। याद आया? ठीक है। गुणनखंडों का आपको क्या निकालना है? योग निकालना है कि कौन कौन से गुणनखंड के योग आएंगे। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 यानी 3। इधर जाओगे तो 1, 5 और 25 यानी 31, और 31 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 93। यानी 50वें डब्बे में जितने भी पत्थर रखाएंगे या 50 के गुणनखंडों का योग कितना होगा? आंसर इज 93। तो गुणनखंडों से भी हम निकाल सकते हैं या लॉजिकल भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक और लड्डू सवाल है। 80 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? हम्म, अच्छा बारुल, देखो अभाज्य संख्याओं का यानी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होंगे भाई? 80 और 90 के बीच में एक 83 होता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, एक 89 भी होता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। अब आप सोचो 9 तिया 27 यानी यूनिट डिजिट इज 7। ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इतना बड़ा हो नहीं सकता, इनका गुणा करने पे यही आएगा। यही दो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। हाँ, यस इरशाद, ठीक है। चलो अगला सवाल 309, पढ़ो इसको। आज YouTube पे आ जाएगा। कल हमारा एक स्टूडेंट है
ललित, जिसकी हमने फोटो भी डाली थी कल ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ, उसका एक पूरा सेमिनार था। तो कल वो सेमिनार हो चुका है, उसका वीडियो आज आपको यूट्यूब पे मिलेगा। जो एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसको अब जीएसटी इंस्पेक्टर कहा जाता है, उस पोस्ट पे वो फाइनल सिलेक्ट हुआ है ना। तो विनर्स का ही एक होनहार छात्र है, जिससे हम आज आज यूट्यूब पर आपको मिलवाएंगे। और आपको पता है कल मैंने एक नई स्कीम लॉन्च करी है इंस्टाग्राम पर। ठीक है, इंस्टाग्राम पर बहुत बार ऐसा आता था कि सर हमें भी फॉलो करिए, है ना, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आप हमें करो। तो कल हमने एक स्कीम लॉन्च कर दी कि जो सिलेक्ट होगा, है ना, जिसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आप इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज डाल देना, मैं आपको फॉलो बैक करना चालू कर दूंगा, है ना। तो कल ही ये शुरू किया है, कुछ बच्चों के मैसेज आए भी थे, और अब जैसे जैसे सबको पता चलेगा वैसे वैसे सब लोग उस पर रिक्वेस्ट भेजने लगेंगे। तो ये मुझे एक ऐसा तरीका लगा जो अच्छा है ना, फॉलो करने का, ताकि आपके अंदर भी एक रहे और एक फिल्टर भी लग जाए, आपको एक क्राइटेरिया भी समझ में आ जाए कि फॉलो किनको किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उससे ज्यादा मुझे फॉलो बैक की संख्या चाहिए। उसके लिए मैं मेहनत करूंगा कि मैं अपने रिकॉर्ड को तोड़ूंगा, आपका मुझे साथ चाहिए। ठीक है, तो आपके आसपास या आप खुद कभी सिलेक्ट हो जाएं तो आप जरूर बताना, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएंगे। 3 की घात 50, 4 की घात 40, 5 की घात 30 और 6 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहां पर क्या है कि भैया कुछ तो बराबर हो, है ना, या तो सबका आधार बराबर हो जाए या सबकी घात बराबर हो जाए, कुछ तो बराबर हो। तो हम ऐसा करते हैं कि 3 की घात 50 को 5 और 10 में तोड़ लेते हैं, 4 की घात 40 को 4 और 10 में तोड़ लेते हैं, 30 को 3 और 10 में तोड़ लेते हैं, 6 और 20 को 2 और 10 में तोड़ लेते हैं। तो मुझे बताओ 3 की घात 5 क्या होता है, 243 की पावर 10, 256 की पावर 10, 125 की पावर 10 एंड 36 की पावर 10, ऐसे हो जाएगा। अब यहां पे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा 256, 256 बना 4 से, 4 की घात 40 यहां पे सबसे बड़ा हो जाएगा, 4 की पावर 40। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, बढ़े आगे, अगले सवाल पर चलेंगे, सवाल नंबर 310। हम्म, फॉलो करना बहुत महंगा है, अपने ऊपर भरोसा रखो। हम्म, बिल्कुल आ सकते हैं नागार्जुन। ठीक है, देखो, एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है, 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न कितनी है। समझ में आई आपको बात। हम्म, ठीक। देखो, हम यहां पे 3 बस एज्यूम करते हैं, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3। मुझे 4/5 को देखकर इच्छा हो रही है कि मान लो इसमें भी 5 बच्चे बैठ सकते हैं, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो टोटल हमारे पास कितने लोग बैठ सकते हैं, 15, है ना। लेकिन 15, टोटल हमारे पास 15 लोग हैं, उसका 4/5 सीटें ही घेरी गई हैं। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हर बस में 5 में से 4 लोग बैठे हैं। तो इसमें भी 4 बैठे हैं, इसमें भी 4 बैठे हैं, इसमें भी 4 बैठे हैं, यानी कितने बैठे हैं, 12। इतनी समझ में आई बात।
पूरा खेल 4 और 5 का है। माना 3 बसेज हैं, हर बस में 5-5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे कितने हैं? 4। ठीक है बात? हाँ। अब यहां पे कहा जा रहा है 1/4 यात्री चले जाते हैं। हमारे पास 12 लोग हैं, उसका 1/4 चले जाते हैं, यानी कितने लोग चले जाते हैं? 3 लोग चले जाते हैं। अगर 3 लोग चले जाएंगे तो मुझे बताइए कितने लोग बचेंगे? 9। और क्या 9 लोगों के लिए हमें 3 बसों की जरूरत है? नहीं, 2 ही बस में काम हो जाएगा। भाई 2 बसों में बैठ सकते हैं 10 लोग और हमारे पास 9 लोग हैं, तो 2 बसों से काम हो जाएगा। तो 10 में से 9 सीटें भर जाएंगी, भिन्न आएगा 9/10, 9/10। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। हाँ, 9 लोग बचेंगे तो 2 बस में ही काम हो जाएगा ना। यस। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 311। मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस सवाल को मैं करवा देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आपको पढ़ाऊंगा, जीपी भी आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल इस सवाल को देख लेते हैं, बाकी जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में और चीजें बता दूंगा मैं। अभी आप इस सवाल को पढ़ें, अभी समझ में आएगा कि ये क्या है। हम्म, ठीक है। हो जाता है पारुल जी, बिल्कुल बिल्कुल आइए, सिलेक्शन के बाद बिल्कुल पधारिए। कल जो मैंने आपको बताया ना, हमारे जो स्टूडेंट हैं ललित, जो जीएसटी इंस्पेक्टर बने, अभी सीजीएल निकाला है, ये सीएचएसएल एग्जाम निकाल के कोच्चि में पोस्टेड था, है ना। तो विशेष छुट्टी लेकर आया वो मिलने के लिए, कोच्चि से इंदौर, है ना, और वो रतलाम का ही रहने वाला है। तो 2-3 दिनों का उसने ऐसा करा कि सर से ही मिल लेंगे, घर भी होकर आ जाएंगे, फिर वापस छुट्टी के बाद कोच्चि वापस, वहां पोस्टिंग है उसकी। हम्म, बिल्कुल। आपको शायद सवाल समझ में आया होगा, आपने गेंद उछाली होगी कई बार, आपने यहां से एक गेंद को छोड़ दिया, मैंने ऐसे करके गेंद छोड़ा तो वो गिरेगी, और अपनी भाषा में बोलते हैं टप्पा खाके जो है, टप्पा खाएगी। अब अगर इतनी गिरी है तो टप्पा खा के इतनी आएगी, फिर अगला टप्पा खा के इतनी, फिर अगला टप्पा खा के इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, ऐसे करते 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 एक समय आएगा कि वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, है ना। तो आपने इसको जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई से गिराया, तो यहां गिराया, अंततः ये कितनी दूर जाके जो है इसका ये जो टप्पा है ये खत्म हो जाएगा, कितने मीटर दूर तक ये इसी प्रकार चलता रहेगा। खेल समझ में आया आपको? हम्म। अब इसका एक सिंपल सा सूत्र है डिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करने का सूत्र है ट्वाइस ऑफ हाइट 1 माइनस बाउंस रेट, 1 माइनस बाउंस रेट माइनस हाइट। ट्वाइस ऑफ हाइट 1 माइनस बाउंस रेट माइनस हाइट। मैं एक बार पूरा आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। आपसे कहा गया है 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका, तो ऊंचाई का दुगना करेंगे यानी 1000, और हर बार गेंद 4/5 उछलती है। मान लीजिए आपने 500 मीटर की हाइट से फेंका, तो अगला टप्पा उसका चौथा हिस्सा यानी 400 मीटर, फिर उसका 4/5, उसका 4/5, हर बार हाइट का 4/5 होते जाता है। तो 1 माइनस 4/5 और माइनस में हाइट, है ना। तो 1000
5 एकम 5, 5 में से 4 गया, 1/5 -500, ये 5 जाएगा ऊपर तो ये बनेगा 5000 में से 500 गया, ये कितना आ जाएगा मेरे भैया? 4500 आ जाएगा। 4500 इज द आंसर। 4500, 4500। किसी सज्जन को कोई तकलीफ है ना? बाकी इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा एक चैप्टर की तरह। फिलहाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा में, बहुत अच्छा सवाल है ये, एक कक्षा में 175 बच्चे हैं, है ना, जिनके बीच कुछ मिठाई बांटी जानी है। कार्यक्रम के दिन 35 बच्चे अनुपस्थित रहे, जिससे उपस्थित बच्चों को 4-4 मिठाई अतिरिक्त मिली। कुल मिठाइयों की संख्या बताइए। बोलिए। फॉर्मूला है जो मैंने लिखा था, कहां से आया? वो एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। बहुत प्यारा सवाल। देखो होता क्या है, एक कक्षा में 175 स्टूडेंट्स हैं, जिनके बीच कुछ मिठाई बांटी जानी है। कार्यक्रम के दिन 35 बच्चे नहीं आए। भाई हम 175 बच्चों के हिसाब से मिठाई लेकर आ गए, है ना, पर उस दिन 35 बच्चे नहीं आए, पर मिठाइयां तो आ गई। अब उन मिठाइयों को क्या करेंगे? जो आए उनको ही दे देंगे। तो 35 नहीं आए तो आए कितने? 140। तो इन 140 बच्चों को उतनी मिठाइयां तो मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ साथ 4-4 मिठाई और मिली। आप समझो, इन्हें एक्स्ट्रा मिठाई क्यों मिली? क्योंकि उन बच्चों की मिठाई बच गई जो नहीं आए, है ना। तो 140 में 4 का गुणा कर दिया, 560 मिठाइयां बच गई होंगी। और ये किन के कारण बची? 35 के कारण। भाई हुआ क्या होगा कि 560 मिठाइयां एक्स्ट्रा हो रही थी, है ना। तो हमने सोचा कि यार जो लोग आए उनमें बांट दो, तो सबको 4-4 मिठाई मिली, मतलब 560 मिठाई बच रही थी। और ये किन के कारण बच रही थी? 35 के कारण बच रही थी। तो आप इसको उड़ाएंगे 5 से, है ना, 5 से 7 बार, और 5 से के बदले 7 से उड़ा दो, 7 से 5 बार, 7 से 80 बार, 5 से गया। मतलब हम हर बच्चे को 16 मिठाई देने का प्लान कर रहे थे। तो हमने 175 बच्चों के हिसाब से 16 मिठाई लाए थे, लेकिन बाद में 140 बच्चों को 20-20 मिठाई दी। इसका गुणा करोगे तो भी 2800 आएगा, इसका गुणा करोगे तो भी 2800 आएगा। हमारे पास कितनी मिठाइयां थी? सो द आंसर इज 2800, 2800। समझ में तो नहीं आया कि आया? भाई 175 बच्चों को 16-16 देने का प्लान था, लेकिन आए 140, तो उनको 4-4 मिठाई ज्यादा मिल गई, तो उनको हर एक को 20-20 मिल गई। तो जो मिठाइयां यहां है वही यहां है, तो 2800 मिठाइयां, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 313 पढ़िए। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ होता है कि तकलीफ होता है? ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट टाइम ज्यादा लगेगा यार। ऑप्शन से ना करो तो बेहतर है। एक बहुत सुंदर सवाल है। दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 28,899 है। छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करिए। मुझे एक बात बताओ, कोई दो ऐसे लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 28,899 आएगा? बोलो हां, है ना। तो छोटी संख्या का वर्गमूल बताइए।
आप याद करिए, मैंने एक तरीका आपको सिखाया है, उस तरीके का नाम है गुणनफल में औसत मेथड, है ना, एवरेज मेथड। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जैसे 24 का और 26 का गुणा करना हो तो 24 और 26 के बीच में आता है 25, उस संख्या का वर्ग कर दो 625, और इनके बीच का अंतर एक है या इनके बीच का अंतर एक है तो एक का वर्ग एक ही होता है, घटा दो, आंसर आएगा 624। आपके पास जो कैलकुलेशंस का फोल्डर है उसमें गुणा मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये एवरेज मेथड बताई हुई है। हम इसी मेथड का उल्टा रूप धारण करेंगे। देखो, जब भी ऐसा आए आप हमेशा एक जोड़िए, एक जोड़ोगे तो आएगा 28900, और जब भी एक जोड़ोगे ये डेफिनेटली किसी ना किसी संख्या का वर्गमूल होगा, और ये किस संख्या का वर्गमूल है, यानी किस संख्या का वर्ग है, 170। 170 बीचों बीच की संख्या है, एक कम करिए और एक ज्यादा करिए, तो एक नंबर 169 है, एक नंबर 171 है। इन्होंने कहा छोटी संख्या का वर्गमूल बताओ, तो छोटी संख्या का वर्गमूल 13 है ना भाई। एक्चुअल में वो दोनों संख्याएं 169 इंटू 171 है, उनका गुणा करोगे तो ये आएगा, लेकिन उनका वर्गमूल पूछा है छोटी संख्या का, दैट इज 13। आया समझ में? क्लियर? अच्छा, अच्छा राहुल जी, किस रिगार्डिंग मिलना है, मतलब आया क्या? चलो, हमेशा सम संख्या हो या विषम हो, ऑड हो इवन हो, एक जोड़ते ही वो किसी ना किसी का वर्गमूल बनेगा, वर्ग बनेगा, वर्गमूल लगाइए, ये आएगी बीचों बीच की संख्या, एक कम एक ज्यादा, यू विल गेट योर आंसर। एंड फाइनली जिस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा इंतजार था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाओगे क्या, अब चालू होता है अपना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ओके, अब हम अगले कुछ दिन समर्पित करेंगे पुराने आए हुए सवालों को। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी अब परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, जो पिछले 21 दिनों में मैंने आपको जो पढ़ाया है, अब उन्हीं सवालों को हम करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन जो पढ़ाया है उससे आपको इनको हल करना पड़ेगा, ठीक? हाँ, चलो बताइए, यहां पर एक 9 अंक की संख्या है 72x841 जो 36 से विभाजित है। सुनिएगा भैया, 72x843 1y4, ये पूरी संख्या किससे विभाजित है? ये पूरी संख्या 36 से विभाजित है, 36 से विभाजित है ना। अब 36 का नियम क्या हो जाएगा? जिसमें 9 का भाग जाए और जिसमें 4 का भाग जाए उसमें 36 का भाग भी जाएगा, है या ना, है ना। चलो, तो मुझे बताओ, हम दोनों की विभाज्यता लगाते हैं। इन्होंने कहा है x और y प्राकृत संख्या है और y का मान सबसे छोटा लेना है, y का मान जितना छोटा ले सकते हैं हमें लेना है, तो 4 की विभाज्यता इसमें लगानी पड़ेगी, y और 4 में 4 का भाग जाना चाहिए, भाई 0 रख लें अगर y का मान। इन्होंने एक बात और कही है कि y प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, नहीं तो हम 0 भी ले सकते थे, 0 4 में भी 4 का भाग चला जाता, तो 1 और 4 नहीं हो पाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 2 से छोटा कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने कहा है y का सबसे छोटा मान लेना है। तो 7 2 1 8 4 3 1 2 और 4। अब इसमें 9 की विभाज्यता लगाओ,
तो 9 के लिए डिजिटल सम सबसे बेहतरीन, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9, तो बचा कौन? 4। 4 में क्या जोड़ें? 5 जोड़ दें क्या? तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5, है ना। y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 5। कोनो दिक्कत? अब ये बोल रहे हैं x बटे वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स बटे वाई और y माइनस एक्स को हल करके बताओ क्या आएगा। एलसीएम आएगा 10, 2 से 5 बार यानी 25, 5 से 2 बार यानी 4, सो द आंसर इज 21 बटे 10, 21/10, 21 बटे 10। 21 बटे 10 के लिए भी ये नहीं थक रहे हैं, अभी भी हमें और थकाए जा रहे हैं, है ना। तो 10 दूनी 20 और 1 बटे 10, 2 सही 1 बटे 10, बी आपका आंसर है। क्या इसमें कोई ऐसी बात थी जो आपको नहीं आती हो? समझे भैया? हाँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे तीव्र गति के साथ। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाज्य हैं? 156 से विभाज्य होना चाहिए, 156 का भाग जाना चाहिए। अच्छा निधि, भेजिएगा हमें फोटो। देखो हम ऐसा करते हैं, 156 के टुकड़े करते हैं। 2 से भाग दिया, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 8 16, फिर 2 से भाग दिया, है ना। तो 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 इंटू 9 18, फिर 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर आ जाएगा अपना किसका? 13 का, है ना। तो 156 अपने आप में 13 गुणा 3 गुणा 4 के बराबर है ना। हमें देखना पड़ेगा हर प्रकार से कि सब में 4 का भाग भी जाए, सब में 3 का भाग भी जाए, सब में 13 का भाग भी जाए, है ना। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, इस आधार पे सबको आपको क्या करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेटिव सवाल है भाई। 3 2 5 और 1 6, इसका योग 6 आ रहा है। 6 और 2 8, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर इसको देखो, 9 3 12 और 6 18, इसमें चला जाएगा। 4 2 6 और 1 7, 3 का भाग नहीं जाएगा। 7 2 9 और 1 10 और 8 18 चल जाएगा। 3 2 5 6 और 6 12 चला जाएगा। 7 और 1 8 7 15, 15 में 6 जोड़ा 21, इसमें भाग चला जाएगा, है ना। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 8 और 1 9 और 8, इसमें भी नहीं जाएगा, है ना। तो हमारे पास से इतनी संख्याएं तो आउट हुई कम से कम, है ना। अब आपके पास जो संख्याएं बची, आपने सबसे पहले यह देखा कि किस किस में 3 का भाग जाता है, तो आपने अंकों का योग करके देख लिया किस किस में 3 का भाग जा रहा है ना। अब अगला हम लगा लेते हैं 4 का भाग। 4 का नियम है, आखिरी के 2 अंक 12 में चला जाएगा, 36 में चला जाएगा, 72 में चला जाएगा, 16 में चला जाएगा, 76 में 4 का भाग चला जाएगा, क्या चला जाएगा। तो अब आपके पास 313 भी ऑप्शन में है ना। इसके बाद 936 भी ऑप्शन में है, 1872 भी ऑप्शन में है, 3216 भी ऑप्शन में है, और 7176 भी ऑप्शन में है। लेकिन अब इसमें हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी? 13 की। कोई ऐसी संख्या है क्या जिसमें 13 का भाग नहीं जाता हो, है ना। अब 13 की विभाज्यता चेक करनी पड़ेगी, 312, है ना भाई। देखो 156 का दुगना यानी इसमें तो भाग चला जाएगा। 312 से ही 936 बनता है, ये भी चलेगा। 936 से 1872 बनता है, चलेगा, है ना। 18 से ज्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, इसमें से कोई एक संख्या जाने वाली है। कोई एक है जिसमें 13 का भाग नहीं जाता। 13 दूनी 26, ठीक है, 26 निकल गया तो आपके पास कितना बचेगा? 6 और 1, तो 13 इंटू 4 52, और ये इन दोनों में से बताओ किसमें 13 का भाग नहीं जाएगा, बोलो, है ना। इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो बची ये। तो 4 संख्याएं हमारे हाथ में आई जो 156 से विभाजित हो जाएगी।
इन चारों में 3 का भाग भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है। ठीक, आनंद मंगल। अगला सवाल, 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य? याद करो, गुणनखंड पढ़ाया है क्या? 196 का मतलब होता है 14 गुणा 14, 14 का मतलब होता है 2 7 2 7, यानी 196 का मतलब होता है 2 2 बार आएगा और 7 भी 2 बार आएगा, है ना। अब कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाजित होते हैं? मैंने क्या कहा था कि 4 से विभाजित हो तो 4 कॉमन ले लो, तो भाई 2 का वर्ग 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 7 की घात 2। तो अब आपको पता है कि अगर घात 2 है तो 1 ज्यादा लेते हैं, यानी ऐसे कितने गुणनखंड होंगे? 3। 196 में 3 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 4 से विभाजित होंगे। समझ रहे हो? सब पढ़ाया है आपको। 1 5 0 3 2 8 23 से विभाजित है। यदि संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार निर्मित संख्या में 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? देखो मैं आपको बताऊं, 1 5 0 3 2 8 ये किससे विभाजित है? ये 23 से विभाजित है। यहां पे इसका कोई काम ही नहीं है तो है, क्या करें हम उसका, है ना, कोई तकलीफ नहीं है। इनको आप आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करिए। अवरोही यानी घटते क्रम, सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, और ये इसके बाद इसमें से 13 का 5 गुना, 13 का 5 गुना यानी 65 घटाइए। अगर मैं 65 घटा दूंगा तो 10 में से 5 गया, 9 में से 6 गया, ये आपका 35 आ जाएगा। एक मिनट, ये आपका हो गया 5 और 210 में से अगर आपने 65 घटा दिया, है ना, हाँ ठीक है ना, 8 5 3 2 1 0, सही है। ठीक है, चलो अब यहां पे हम करेंगे, 10 में से 5 गया, ये सही है। यहां पे बचेगा आपका 10, 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, 45 या डायरेक्ट 55 भी घटा सकते थे। यहां बचेगा आपका 1, यहां 3, यहां 5, यहां 8। अब मुझे बताइए कि ये वाली संख्या किससे विभाजित होगी? इसमें 3, कोई भी एक संख्या का भाग ही जाएगा, ज्यादा का तो जा नहीं सकता, और मुझे दिख रहा है लास्ट में 5, तो 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, है ना। 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, समझ गए। कौन सी संख्या 24 से विभाजित है? ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें जो 3 से विभाजित हो। एन को 102 से विभाजित करने पर क्या आएगा? 4 अंकों की संख्या 2 5 और 7 से विभाज्य है। और ये मैं इतने सवाल आपको होमवर्क में देकर जा रहा हूं, इतने सवाल हम कल करेंगे और अभी और करेंगे, है ना। अब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन शुरू हुए हैं तो अब मजा आना भी चालू होगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। ये 4-5 सवाल करके लाओ, इसके आगे फिर कल चढ़ते हैं। ठीक है। हाँ अतुल, फॉरेस्ट के लिए मैराथन शनिवार शाम 6 बजे रखी गई है। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।